चलिए शुरू करें। आज जैसा आपको याद हो टैक्स हमने पूरा पढ़ लिया था भाई। अब टैक्स के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन ये यूथ के ही हैं वैसे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें मेन टारगेट होगा पहला हमारा सिर्फ टीजीटी पीजीटी पे फोकस करना। उसके बाद जो टाइम बचेगा मतलब उसके बाद देखेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे लेवल पे, मतलब टीजीटी पीजीटी से बढ़ेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, चाहे वो नेट के हों चाहे वो किसी अदर स्टेट के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब उस हाई लेवल पे थोड़ा जाएंगे। पहले टीजीटी पीजीटी फोकस करेंगे, बाद में उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन की बात ये फायदा आपको कि भाई कुल मिलाकर आपको इसमें उसमें मिल जाएंगे, सामने लिखे हुए मिलेंगे। तो अपना काम क्या होगा आज, सिर्फ इनकम टैक्स के पहले वो क्वेश्चन देखना जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं हमारे पास। देखिए अगर बात करें, देखिए सबसे पहले वैसे ये आया हुआ तो है लेकिन अपने उसमें नहीं, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी होल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई हाउस होल्ड किया हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा। कह रहा फुली टैक्सेबल है, फुल पार्टली टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है 50% या फुली एग्जेम्प्ट है। नॉर्मल बात फुली एग्जेम्प्ट होती है। जो किसके द्वारा हो, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो हाउस प्रॉपर्टी मिली होती है उन्हें, वो क्या होती है उनके लिए एग्जेम्प्ट, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में वो मिला हुआ होता है नॉर्मली। तो इसकी तो बात ही खत्म कर दीजिए। अगर बात करते हैं किसकी, हाँ यहाँ से आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैसे छोड़िए, चलिए पहले कर लीजिएगा क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कह रहा टैक्स मैनेजमेंट इज डन। भाई आप टैक्स मैनेजमेंट कब करते हो, टैक्स प्लानिंग करने से पहले, टैक्स प्लानिंग करने के बाद, मिडिल टैक्स प्लानिंग के नेवर। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है, क्योंकि कैसे कैसे हम टैक्स प्लान करेंगे, कैसे अपना टैक्स को कम करेंगे, ये हमारा मैनेजमेंट होता है। तो नॉर्मल सी बात है, मैनेजमेंट में ही तो तय करूंगी प्लानिंग कैसे करें टैक्स की। तो प्लानिंग के बाद देखेंगे, प्लानिंग से पहले देख लेंगे। सिंपल सी बात, प्लानिंग करें कैसे, टैक्स कम करें कैसे, ये चीज तो आपको सोचनी है। तो किसके अंदर सोचेंगे आप सारी चीज, टैक्स मैनेजमेंट के अंदर ही। आगे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। देखिए अब तो वैसे इनकम टैक्स ही चलता है, सारे टैक्स मर्ज कर दिए, बट पहले क्या होता था भाई, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स ही, क्योंकि आपको याद हो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। अगर गवर्नमेंट मतलब जो डिपार्टमेंट है टैक्सेशन डिपार्टमेंट, अगर वो टैक्स आप पर लगाता है, इंसिडेंस आपके ऊपर होता है और बर्डन भी आप पर ही पड़ता है, मतलब जमा भी आप ही करें, फाइनल बर्डन की किसके ऊपर पड़े, आपके ऊपर, तो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिसमें मैंने टैक्स लगाया तो आपके ऊपर गया है, आपने पे तो करा लेकिन आप उसे शिफ्ट करते रहेंगे आगे, किसी ना किसी के ऊपर डाल देंगे, मतलब किसी और के शोल्डर पर फॉरवर्ड कर देंगे। तो जैसा आज के टाइम में जीएसटी चल रहा है, वह जीएसटी किस पे लगाया जाता है, सप्लायर पे, जो सप्लाई करते हैं। लेकिन सप्लायर उसे किस पे डाल देता है, अगले वाले कस्टमर पे। अगले वाला किस पे डाल देगा, हमारे कंज्यूमर, मतलब कुल मिलाकर फाइनल कंज्यूमर टैक्स देता है उसका। कीमत तो जुड़ती चली जाएगी, टैक्स एंड में जाकर फाइनल वाला ही दे पाएगा। ऐसे हमारे पास जो कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी मतलब जो चलते थे वो भी क्या थे, इनडायरेक्ट, क्योंकि ना कीमत में जोड़कर आगे कस्टमर से वसूल कर लेते थे वे लोग। लगाया किसी और पे गया, दिया किसी और ने। अब इनकम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स वो जिन पे लगाया भी आपके ऊपर गया, दिया भी आपने, और आपके फाइनल से शिफ्ट भी नहीं कर सकते। जिस टैक्स को आप शिफ्ट ना कर सके वो कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स भाई गवर्नमेंट आपसे मांगेगी, आप ही दोगे और आप उसे किसी और को शिफ्ट कर नहीं सकते। वेल्थ टैक्स, आपको जो वेल्थ टैक्स मिला, मतलब आपको जो संपत्ति मिलती है उस पर टैक्स लगने वाला, वो भी आप ही टैक्स दोगे, किसी पर शिफ्ट कर नहीं पाओगे। गिफ्ट टैक्स, ये भी क्या होता था, आपको जो गिफ्ट मिला टैक्स आप दोगे, किसी पर शिफ्ट आप कर नहीं सकते। और प्रोडक्शन टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन टैक्स किस पे लगा जाता है, प्रोड्यूसर पे, क्या प्रोड्यूसर अपनी जेब से देगा, बस उसे कीमत में जोड़ देगा, आगे वाले से वसूल कर लेगा, अगले वाला उसे कीमत में जोड़ के फिर अगले वाले से वसूल कर लेगा। करते करते एंड में जाकर किस पर पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर पर, कस्टमर जो होता है मेन। तो ये तीनों के तीनों कौन से टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, और ये कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका पूछा था कौन सा इनमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा मेरा, डी। लेकिन वैसे ध्यान रखना ये दोनों टैक्स इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं। अब इनकम टैक्स में चला गया, सिर्फ इनकम टैक्स ही बचा देखा जाए तो सब, क्योंकि गिफ्ट टैक्स सब इसके अंदर बांट दिए हुए। आगे टैक्स, भाई बात सिंपल सी बात, टैक्स इज नॉट वैलिड। कह रहा कौन सा वैलिड नहीं है, गैर कानूनी है। टैक्स इवेशन तो सीधा सीधा टैक्स चोरी, गैर कानूनी है, सिंपल सी बात, वैलिड है ही नहीं। प्लानिंग, ये तो सबसे ज्यादा वैलिड है, गवर्नमेंट खुद कहती है ऐसे क्या करिए, करना चाहिए। अब टैक्स कोशिश करिए टैक्स कम करने की, लेकिन तरीके से, प्लानिंग करके। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस भी क्या, अवॉइडेंस में क्या होता है, आप टैक्स तो बचाते हैं लेकिन कानून नहीं तोड़ते, उस कानून की कमियों का फायदा उठाते हो।
तो पूछ क्या रहा है इसमें, सिर्फ ये पूछा कौन सा वैलिड नहीं है। देखो वैलिड नहीं है कौन नहीं है, पहले वाला। तो पहले वाला कौन सा, टैक्स इवेशन। तो पहले वाला क्या होगा, चोरी है सीधा सीधा, गैर कानूनी, वैलिड है ही नहीं। जब भी तो पढ़वा रहे हैं आज क्वेश्चन, कुल मिलाकर आज ये भाई क्वेश्चन करवाने का फायदा क्या होता है कि आगे जाके जब अगर क्वेश्चन ऐसा है तो हम देख पाए, समझ पाए क्या कहना चाह रहा है। मेन चीज क्या है, कर वैध नहीं, ऐसा कौन सा कर जो वैध नहीं है। क्या टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन वैध है। टैक्स इवेशन मतलब कर की चोरी, कर बचाव, जैसे आप कर अपवंचना लिखा है, जैसे अपवंचना इवेशन होगा तो कर चोरी, क्या ये वैलिड है। बट टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरी करना, वैलिड ही नहीं है साहब, पहले आंसर का सही होगा। नियोजन तो आप सबको पता है, प्लानिंग करना, टैक्स को प्लान के जरिए टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाते हुए टैक्स को कम करना। अवॉइडेंस मतलब होता है कर का बचाव करना, आप कर बचा रहे हैं लेकिन टैक्स की रूल्स तोड़ते हुए नहीं, सिर्फ लीगली काम करते हुए, लेकिन उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं आप। तो इसमें आप चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन गलत है वैसे ही भी। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछा टैक्स कौन सा इसमें क्या है, वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं होता इवेशन है, टैक्स की चोरी, ये वैलिड नहीं है मान लीजिए। आगे कह रहा है एज पर द टर्मिनोलॉजी डिफाइंड बाय द इनकम टैक्स एक्ट द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। देखिए क्या लिखा है साफ साफ, इनकम इज अर्न। इनकम अर्न किसमें की जाती है, प्रीवियस ईयर में। इनकम कमाई जाती है प्रीवियस ईयर में, और इन विच इनकम इज टैक्सेबल, और टैक्स देना पड़ता है अगले साल यानी कि असेसमेंट ईयर में। तो पहले क्वेश्चन क्या होगा मेरा, सही होगा। कमाएंगे प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में, और टैक्स देंगे असेसमेंट यानी कर निर्धारण वर्ष में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक्स पर सेक्शन 288A, याद है 288A क्या करना पड़ता है, राउंड फिगर। 288A बी राउंड फिगर करना पड़ता था। 288A में किसको राउंड फिगर करा जाता था, टैक्सेबल इनकम को। तो आपकी जो टोटल इनकम आएगी यानी कि टैक्सेबल इनकम आएगी उसे राउंड फिगर करना होगा, और वो भी किसमें, 10 के मल्टीपल में। यानी कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, अगर आपकी इनकम 2,88,382 है तो इसको हम 82 ना करके क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल में करेंगे, यानी कि 82 का कितना कर देंगे, 80 कर देंगे। अगर यहाँ पे 82 की जगह कितना होता, 83, तो भी कितना रहेगा, 80। अगर 83 जगह कितना होता, 84, तो भी कितना करते, 80। लेकिन अगर ये 5 या 6 हो या 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो कितना हो जाएगा, 2,88,390, यानी कि 80 का कितना हो जाएगा, 90। अगर लास्ट के डिजिट 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 5 या 5 से ज्यादा हो, कह सकते हो ना 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, तो 9 रुपए एक चिल्लर नहीं लेंगे वो आपसे, सीधा 10 का नोट बढ़ा देंगे। और अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपए है तो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहने मत दो। तो 288A में क्या आता है, हमारी टोटल इनकम को 10 के मल्टीपल में करना पड़ता है। 1 का मल्टीपल ये तो वैसे छोड़ दो, 5 का ये भी छोड़ दो, 10 का यहाँ लिखा है, 50 का यहाँ लिखा है, ये छोड़ दो, ये छोड़। आंसर यही आ गया, एक ही क्वेश्चन है। और वैसे भी किसको कर रहे हैं आप यहाँ पे, टैक्सेबल इनकम को, ये बात ध्यान रखें, टैक्स को नहीं, टैक्सेबल इनकम को। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ये टैक्सेबल इनकम। टैक्स को करना अलग चीज है, टैक्सेबल इनकम को करना अलग चीज है भाई, अलग अलग सेक्शन है ना, 288 है और वो 88B पूछा था, तो इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे who among the following is not, हाँ टैक्स को राउंड फिगर करना पड़ता, बताया था ना, उसमें भी आप पैसे राउंड फिगर में लेते हो, 10 रुपए का नोट लेते, कभी 1-2 रुपए नहीं लेते भी। हाँ आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, पहली चीज तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, पर्सन के बारे में। पर्सन के बारे में कौन सा सेक्शन बताया हुआ है, 231 के अंदर बताया हुआ पर्सन के बारे में, जबकि असेसी के बारे में बताया हुआ 27 के अंदर। असेसी जो टैक्स देता है, और पर्सन जिनको उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ, ये व्यक्ति अलग अलग है, इन्हें व्यक्ति के रूप में माना हुआ है। तो 231 के अंदर पर्सन की बात हुई है, और 27 के अंदर एसएससी की बात हुई है। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन एसएससी हो भाई, जो टैक्सेबल टैक्स की लिस्ट में आता है, जो टैक्सेबल बनता है वही एसएससी बनेगा जिसको टैक्स पे करना हो। बात आती है 231 की, कौन कौन पर्सन, क्या पूछा है या नहीं है, पेपर में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, पेपर में जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, नोट पढ़ना भूल जाते हैं,
जल्दबाजी में नहीं है पूछ रहा है, इंडिविजुअल तो होता ही है, अब वो चाहे एनआरआई हो चाहे कोई भी टैक्स उसे देना पड़ेगा, ऐसा है। पहली बात अभी हम देखेंगे, एचयूएफ है, एसोसिएशन है, एओपी कंपनी भी है और लोकल अथॉरिटी भी है। अब बचा बस ये वाला ऑप्शन। अब इसमें एक शब्द ने जोड़ दिया एनआरआई। क्या सिर्फ इंडिविजुअल तभी टैक्सेबल है जब वो एनआरआई हो, अप्रवासी हो? भाई वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या एनआरआई हो, तीनों ही केस में क्या होता है, वो इंडिविजुअल टैक्सेबल इंडिविजुअल पर्सन होता है। अगर एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी पर्सन रेजिडेंट, तो भी क्या माना जाएगा, वो इंडिविजुअल। अगर कोई क्या है, नॉट ऑर्डिनरी है, तो भी क्या माना जाएगा, इंडिविजुअल। अगर वो क्या है, एनआरआई, तो भी क्या माना जाएगा, वो इंडिविजुअल। अगर इस ऑप्शन में कोई और नया कुछ होता तो मैं उसे आंसर मानता पहले, लेकिन अब इन सब में ये तो कंफर्म ही, भाई ये तो सही सही है बिल्कुल ही, बट इसमें इस शब्द को बचाने की वजह से, अब करने की वजह से एक ऑप्शन तो चूज करना ही है। अगर इसमें कोई और व्यक्ति होता जो पर्सन ना होता तो मैं उसे चूज करता, इसे छोड़ देता, बट इसमें ये चारों तो कंफर्म है, बचा ये। अब आपकी मजबूरी है सिर्फ इसे चूज करना। वैसे तो ये है कि एक व्यक्ति जो एक अप्रवासी भारतीय है, क्या वो एक व्यक्ति है? हाँ होता है, लेकिन सिर्फ यही होता है ये नहीं कह सकते आप, इंडिविजुअल और भी होते हैं। और वैसे भी टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज, टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ ये शब्द लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल। वहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो ऑर्डिनरी होना चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी होना चाहिए, एनआरआई होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एनआरआई तो ये भी हो सकते हैं। एओपी और बीओआई, एओपी पर्सन का समूह जो होता है, जो कुछ व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। और बीओपी, बीओपी क्या होता है, बीओआई इंडिविजुअल का ग्रुप। सम्मिलित है, हाँ, जो होगा या नहीं होगा वो इसमें देखा जाएगा ना, कि एओपी या बीओआई इसके अंदर सम्मिलित है या नहीं है, उनको देखना होगा। अगर है तो क्या बन जाएंगे, पर्सन, और नहीं है तो फिर तो इनमें चले जाएंगे बाकियों में। भाई ग्रुप बन गया तो ये आगे, नहीं बना तो उसमें चलेगा बाकी किसी चीज में। कुल मिलाकर इसमें एनआरआई शब्द जोड़ दिया, इसलिए गलत हो गया ये। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आप बताइए ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है? एक साधारण निवासी कौन होगा, जो बेसिक कंडीशन दोनों पूरी करेगा। बेसिक तो अगर एक भी कर दे तो भी माना जाता है, यानी कि बात तो छोड़ दो भी, ओनली बेसिक कंडीशन पूरी करेगा, ओनली एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा या नन। अब देखिए ये बोथ शब्द मतलब बेसिक और एडिशनल, जो दोनों करेगा तो ये होगा। अगर सिर्फ होता बोथ बेसिक, दोनों बेसिक कंडीशन पूरी करनी जरूरी है, क्या करनी जरूरी है, सिर्फ एक कंडीशन पूरी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बोथ मतलब कौन सी बोथ, बोथ मतलब बेसिक प्लस एडिशनल, इनकी बात कर रहा हूं। मान लीजिए जो ये भी पूरी करेगा ये भी पूरी करेगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑर्डिनरी। और जो सिर्फ ये पूरी करता है बट ये वाली पूरी नहीं कर पाता है तो हो जाता है नॉट ऑर्डिनरी। और अगर वो ये भी पूरी ना करे और ये भी पूरी ना करे तो बन जाता है एनआरआई। याद करो बेसिक कंडीशन क्या पड़ी थी, भारत में 182 दिन से ज्यादा रहना, 182 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा, या भारत में पिछले साल वही 60 दिन और उससे पहले के 4 साल में 365 दिन रहना पड़ेगा। दोनों में से कोई सी एक बात पूरी कर दी तो बेसिक कंडीशन पूरी, आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। उसके बाद हमने देखा था कि एडिशनल कंडीशन भी है, पिछले साल को छोड़कर, गत वर्ष को छोड़कर पहले के 10 साल में कितने दिन, 2 साल क्या रहना पड़ेगा, रेजिडेंट। और पिछले साल को छोड़कर पहले के 7 साल में क्या रहना पड़ेगा, 730 दिन। अगर वो दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो क्या बन जाते हो, ऑर्डिनरी। तो आपने बेसिक भी करी, एडिशनल भी करी, ऑर्डिनरी। आपने बेसिक तो करी बट वो 10 साल और 7 साल वाली कंडीशन पूरी ना कर पाए तो नॉट ऑर्डिनरी, और आप बेसिक भी ना कर पाए तो एनआरआई। ठीक है, वैसे तुम पढ़कर आए नहीं होंगे, ये बात मुझे पूरा भरोसा है कि टैक्स एक बार देखी नहीं होगी घर जाके, एक बार पूरे रिवाइज कर आते। इनकम टैक्स एक्ट, भाई देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था उसमें, देखिए ये मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ था ये हुआ था दिल्ली पीजीटी में मेरा। दिल्ली पीजीटी में क्यों हुआ था, इसमें लिखा है, मैंने सिर्फ देखा था भारत में आयकर अधिनियम या विच इनकम टैक्स, बस इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा सीधे 1961, बट पूछ क्या रहा है वो आगे, प्रभावी कब से हुआ, लागू कब से हुआ, 61 में बना और 1 अप्रैल 1962 से लगना शुरू हो गया।
तो 1 अप्रैल 1962 यानी कि 1/4/1962 ये रहा आंसर है ये। ठीक, ओके आगे चलिए। फिर क्या है 10वां क्वेश्चन देखिए। आगे लिखा है वैसे डीटीसी क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड। डीटी मतलब एक कोड होता है जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें से किससे संबंधित है वो, जब डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड जिसके नाम में टैक्स लिखा हुआ है वो टैक्स से संबंधित होगा, नॉर्मल सी बात है। इसका फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट टैक्स कोड, कोड दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स के लिए, यही अलग है। इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व, सैलरी में क्या क्या चीज शामिल होती है। आपकी सैलरी तो आती है, याद करिए बताया था सैलरी, आपका अलाउंस भी इसके अंदर जुड़ता है, आपका परक्विजिट्स भी उसके अंदर जुड़ता है, और आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी जुड़ता है। यानी कि जो आपको सैलरी से अलग कुछ सहायता दी जाती है जैसे ग्रेचुइटी है या सुपर एनुअल फंड है, ये चीज दी जाती है वो भी इसमें शामिल होती है। तीनों को जोड़ते हैं जब क्या बनती है सैलरी, यानी कि सैलरी में सब शामिल होता है। इनकम टैक्स इज ए सोल है, सेल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। एडीई है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, वैसे भी देखो कहाँ लिखा हुआ है, नेट में आया हुआ है। रीजन क्योंकि था ही नहीं वैसे आपका काम का, क्योंकि डबल टैक्सेशन में लगता है। डबल टैक्सेशन का वैसे शॉर्ट सा थोड़ा सा बात मीनिंग बताता हूँ, वहां पे करना नहीं है अपने को क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। डबल टैक्सेशन में ये होता है कि कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने भारत में भी कमा रहे हैं और बाहर भी कमा रहे हैं। कई बार वो फंस जाते हैं किस चक्कर में कि वहां भी टैक्स देना पड़ गया और यहाँ भी। मान लो मैं एक निवासी हूँ, निवासी के बारे में आपने पढ़ा, निवासी कहीं भी कमाएगा टैक्स देगा भारत में। मैं अमेरिका गया कुछ समय के लिए और मैंने वहां पर कुछ पैसा कमाया, अमेरिका वाली गवर्नमेंट कहने लगी आपने पैसे यहाँ कमाए तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है तो चलो उन्होंने ले लिया, यहाँ पर पहुंचा तो पता चली भारत सरकार कह रही तुम तो निवासी हो, ऑर्डिनरी हो, तो तुम्हें तो टैक्स देना पड़ेगा चाहे कहीं भी कमाओ। उसी इनकम पे फिर दोबारा टैक्स देना पड़ गया, तो क्या बन गया वो डबल टैक्स। डीटीएए एक शब्द होता है, ये डीटीएए क्या होता है, डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे आपके डबल टैक्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, एक ऐसा एक्ट जो आपके डबल टैक्स को खत्म कर दे। अब भारत सरकार ये कह देती है कई बार कि चलिए ऐसा करिए आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, या तो हम आपकी इनकम में से क्या करेंगे टैक्स छोड़ देंगे, भाई हम नहीं लेंगे टैक्स, जितना आपने वहां दे दिया उसे काट लो और जब दे दो बाकी बचा हुआ टैक्स। मान लो आपने वहां पर 90 रुपए दिए, हमें कितने देने हैं 100 रुपए, तो ऐसा करो 10 रुपए काट के दे दो मुझे, मतलब वो 90 रुपए काट के 10 रुपए दे दो मुझे। या फिर दोनों गवर्नमेंट ही तय कर लिए थे कि भाई मेरे बंदे पर आप टैक्स नहीं लोगे, मैं आपके बंदे पर टैक्स नहीं लूंगा, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है डबल टैक्स ना लगे। बस ये छोटी सी बात होती है। इसलिए एड एंड रूल जो है किस पर डिपेंड करता है, डीटीए पर, डबल टैक्सेशन रिलीफ पर आपको सहायता दी जाती है कि आपको डबल टैक्स ना लगे। लेकिन वैसे माना था ना आपके सिलेबस में है ही नहीं है। भाई इसकी फुल फॉर्म मुझे भी अभी याद नहीं, देखिए मुझे भी डबल टैक्सेशन की है, मैं बता रहा हूँ, मैं इसका यूज ही नहीं हो तो मैं भी खुद भूल जाऊँ उसको। आगे देखिए अगर इसके बारे में याद हो, याद है देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी बात रखें, 10(1) एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर तीसरे का फर्स्ट किस में दे रखा है, आंसर आ गया, मुझे तो एक में दिख रहा भाई। देखो वैसे आंसर तो आ गया डायरेक्ट, क्योंकि 10(1) में क्या आती है एग्रीकल्चर इनकम, तो कंफर्म पता चलेगा कि भैया सीधी सी बात है सी का 1 सिर्फ इसमें ही दे रखा, बाकी किसी में देखो 1 नहीं है, तो पेपर में डायरेक्ट ऐसे सही हो जाता कई बार। ऐसे को पकड़ो जिसका कंफर्म पता हो। चलो फिर भी अपने को तो याद है भाई 6(1) किस में आता है, रेजिडेंशियल कंडीशन से संबंधित होता है, 6(1) है रेजिडेंशियल निवासी से। ठीक है 10AA डबल ए किस में आता है, देखो याद करो 10A किस में आता था हमारा, 10A का आता था, मतलब इस तरीके से होता था, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, वो है ये लीव सैलरी। और फाइनली क्या बचा 10(5) वो होता है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, आपको घूमने फिरने के जाने के लिए कंसेशन दे रहा है आपका मालिक। 10(10)A ठीक है। चलिए सुगम, वैसे ये हमारे काम की चीज है नहीं इतनी। होता क्या है आपको ये तो देखो जिन्होंने टैक्स दिया, जैसे तुमने तो टैक्स दिया हुआ है, टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आपने टैक्स दिया, मुझे इसका हिसाब किताब भी तो भेजो लिख के,
कि आपने कितना कितना कमाया, कैसे कैसे कमाया, कितना टैक्स दिया, कितना वो करा, उसके लिए क्या भरिए, आईटीआर भरिए। सुना है आपने नाम आईटीआर का? टैक्स कमाने मतलब पैसा कमाने के बाद जब आप टैक्स देते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे क्या मांगती है, हिसाब किताब मांगती है कि भाई पूरा स्टेटमेंट लिख के दो। सेक्शन 139 है ना, 139 के अंदर कई सारी कंडीशन है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 9, लेकिन 139 मानिए बस, क्योंकि सारे में ही क्या आती है, सारों में यही आती है आईटीआर। बट किसी में लेट होती है, किसी में लेट है, किसी में लॉस की वो है, किसी में क्या नाम है बिलेटेड है, किसी में रिवाइज है, तो सब है तो आईटीआर से रिलेटेड। तो देखिए आईटीआर कहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरिए अपनी, आप अपनी फाइल बनाकर भेजिए मुझे, मतलब एक स्टेटमेंट बनाकर भेजिए जिसमें आप बताएंगे कि आपने कितना कमाया, कितना टैक्स लगा आपके ऊपर, और सारा उसका एक स्टेटमेंट बनाकर मुझे भेज दीजिए। उसे बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अपनी फाइल बनाकर भेजिए वहां पे, वो मिलता ही उनको है, अगर मिलेगा भी तब अगर आपने ज्यादा पे कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लो जाके। हाँ टीडीएस कई बार ज्यादा कट जाता है और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है नहीं तो आपका टैक्स तो लगना नहीं, या फिर आपकी इनकम पर टैक्स लग गया ज्यादा और आपने टैक्स बन रहा था आपका कम, तभी वापस मिलेगा जब आप उसे रिटर्न का हिसाब किताब बनाकर भेजोगे। ठीक है, और ना भी हो तब भी आपको बनाकर तो भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ नियम यही होता है, भेजना उसी साल होता है, नियम तो यही है। अगर ये इनकम टैक्स वाले को पता चल गई तो पेनल्टी ठोक देंगे अच्छे तरीके से। देखो आपकी इनकम ही नहीं बन रही, मान लीजिए आपकी इनकम पे टैक्स ही नहीं बन रहा, 2.5 लाख से कम पे है आप, क्योंकि आईटीआर भरनी तब होती है जब आपकी इनकम 2.5 लाख से एग्जम्पशन लिमिट से क्या हो जाए ज्यादा। अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है ही नहीं तो आपको भरने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लेट भरते तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो भरना पड़ता, पेनल्टी लगती नहीं। इसी साल भरोगे तभी मिलेगा, वो बात अलग, थोड़ा लेटेड भर दोगे तो मिल जाएगा, लेकिन अब तुम भरो ही ना तो और अगले साल सोचो फिर नहीं मिलेगा, पहले तो अगले साल पिछले साल की भरते ही नहीं। चलिए सुनिए, तो इसमें कई सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म, कैसे वो देखो, एक होती है आईटीआर, इसमें कुल मिलाकर एक से लेकर कितनी होती है, 7 होती है आपकी आईटीआर। ठीक है, ये 7 की 7 आपको दिखा देते हैं अब एक बार। देखिए इसको पीडीएफ को भेज देंगे, आराम से लिख रहे हैं क्योंकि एक नहीं कई सारी चीजें, कब तक लिखोगे। आईटीआर 1 किस किस के लिए एलिजिबल है, कैन नॉट, हाँ तो कौन नहीं भर सकता लिखा होगा, पिछला देख लेते हैं अभी, इसको उठाओ पहले तो, है नहीं है पेज इसमें, आईटीआर 1 फॉर सहज, ये देखिए नाम दिए गए हैं एक दो फाइलों को, जैसे आईटीआर 4 को क्या दिया गया है, सुगम, ऐसे आईटीआर 1 को क्या नाम दिया गया है, सहज, मतलब इजीली कोई भी काम करिए आराम से। देखिए तो पहली बात बता रहा हूँ कौन भर सकता है आईटीआर 1, आईटीआर 1 कौन भर पाएगा, दिस रिटन फाइल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, पहली चीज जो सिर्फ कौन होगा, रेजिडेंट होगा और इंडिविजुअल होगा। दूसरी चीज जिसके पास किसकी इनकम होती है, सैलरी और पेंशन की इनकम होती हो। इसके बाद इनकम क्या हो, हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन कौन कितना घर होना चाहिए, सिर्फ हाउस होना चाहिए, सिर्फ एक, अगर आपके एक से ज्यादा घर है तो आप इसे नहीं भर पाओगे आईटीआर 1 को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके पास हो, अदर सोर्स आपके पास हो, लेकिन इसके अंदर ये शामिल ना हो, ये सर्टिफिकेट इनकम इसके अंदर आपकी शामिल ना हो, स्पेकुलेटिव जो सर्टिफिकेट इनकम वो इसके अंदर शामिल ना हो। एग्रीकल्चर इनकम हो लेकिन वो 5,000 से ज्यादा ना हो, अगर 5,000 तक है तभी आप भरेंगे। ठीक है, कौन नहीं भर सकता इस आईटीआर 1 को, ये लिखा कौन नहीं भर सकता, ऐसा बंदा जिसकी इनकम 50 लाख से क्या हो जाए ज्यादा, यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तभी आप किसे भर पाएंगे आईटीआर 1 को। मान लीजिए आपके पास ये कंडीशन है, मैं सैलरी से पैसा कमाता हूँ, अदर सोर्स से पैसा मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी से पैसा मिलता है, मुझे सिर्फ एक घर से, तो देखा जाए मुझ पर क्या लागू होती है आईटीआर 1, मुझे आईटीआर 1 बनकर भेजनी चाहिए, लेकिन मेरी इनकम कितनी हो गई 50 लाख से ज्यादा, मेरी इनकम कितनी है 50 लाख से ज्यादा, तब भी नहीं भर सकता। आएगा सुना, इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके पास टैक्सेबल में कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें क्या पढ़ा था, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्स हो, सट्टे की इनकम ना हो और सैलरी हो। सीधी बात है, अगर बिजनेस आ गया, प्रोफेशन आ गया, कैपिटल गेन आ गया तो मैं आईटीआर 1 को नहीं भर सकता। तो आपके पास कैपिटल गेन नहीं होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए,
और आपके डायरेक्ट किसी डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ना हो आपके पास, और दूसरी चीज आपके पास फॉरेन इनकम भी ना हो, और अगर आपके पास सट्टे वट्टे की इनकम भी ना हो तब आप ये भर पाएंगे। अगर सट्टे की इनकम है तो भी आप इसे नहीं भर सकते। ऐसी किसके बारे में बताया हुआ है फिर? ITR 2 कौन भर पाएगा? जो ITR 1 नहीं भर सकता वो ITR 2 भरेगा, लेकिन बिजनेस की इनकम शामिल ना हो। अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आप ITR 1 और 2 में से कुछ नहीं करेंगे। कुछ पूछना? तो देखो क्या लिखा है, ITR 2 इज फॉर यूज ऑफ, ये किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, और किसके लिए? HUF के लिए। दूसरी चीज सैलरी पेंशन इसमें भी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी इसमें भी आएगा, आपकी अदर सोर्स की इनकम इसमें भी आएगा, और वो सट्टे वट्टे की इनकम इसमें शामिल हो जाती है। आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब भी क्या भरेंगे आप? ITR 2। आपके पास अगर क्या है, हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा है तब भी क्या भरेंगे आप? ITR 2। आई बस में, अगर आपके पास क्या है, आप डायरेक्टर तो भी किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। आप कैपिटल गेन करते हैं तो भी किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। आपका अनलिस्टेड शेयर है तो भी आप किस में आ जाएंगे? इसमें। कुल मिलाकर जो उसमें क्या थी कंडीशन, जो मैंने ITR 1 में छोड़ा था, सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन ना हो। अगर आपके पास ये वाला नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, बाकी सारी कंडीशन अगर आप कुछ भी करते हो तो आप ITR 2 भर दो, तो उसमें आ जाएंगे आराम से। क्लियर? चलिए भाई, 2 होते हैं इनके लिए। फिर किसी बार बता रखा है इन्होंने, मैं ITR 3 कौन भरेगा? अब आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम शामिल हो चुकी है। ITR 1 थी, ऐसी क्या मानी जाएगी? ITR 3, बस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम जुड़ जाएगी इसके अंदर। यानी कि मेरे पास वो भी इनकम है, मेरे पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम भी है, तो मैं इसे भर सकता हूँ। बाकी सारी कंडीशन लगभग ऐसी ही रहेंगी आपके पास। और अगर आप ITR 4 आ जाते हो तो ये वाली कंडीशन, ITR 3 में बस ये बात हुई थी कि द करंट ITR 3 जो आपके पास होगी, इंडिविजुअल के लिए हो, HUF के लिए हो, या ये जो हमारे प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, आपका बिजनेस हो, मतलब बिजनेस की इनकम होती है तो आप इसमें शामिल हो जाएंगे। प्रोफेशन आपके पास है तो आप इसमें शामिल होंगे। बिजनेस और प्रोफेशन तो आप इसमें आएंगे, इंडिविजुअल डायरेक्टर तो आप इसमें आ जाएंगे, अनलिस्टेड शेयर होंगे तो आप इसमें आ जाएंगे, आपके पास पेंशन हो, सैलरी हो, या हाउस प्रॉपर्टी हो, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे आपके। मतलब सिर्फ एक चीज जुड़ गई, और वो क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस प्रोफेशन ना होता तो मैं ITR 1 2 पे चला जाता, अगर है तो मैं यहां पर आ गया हूं। यानी कि ITR कह सकते हो आप, ITR 2 और ITR 3 एक जैसी है, बस एक अंतर है, वो क्या? बिजनेस और प्रोफेशन। अब आई बस। तो फाइनली ये बात थी। अब देखिए ITR 4 में क्या लिखा हुआ है, इसमें मेन चीज जो है कौन नहीं भर सकता, बस उसे देख लो। टोटल इनकम एक्सीड कितनी हो गई है? 50 लाख से ज्यादा होगी तो आप नहीं भरेंगे। याद करिए, 50 लाख से ज्यादा ना हो तो हम क्या भरते थे? ITR 1। याद है ना? तो इसमें वही कह रहा है कि आपकी टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम क्या है? 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। अब आई बस में, और 50 लाख से ज्यादा तो मैं ITR 1 भी नहीं भर सकता। याद आया? ITR 1 भी कौन नहीं भर सकता? जिसकी इनकम 50 लाख से क्या हो? ज्यादा। तो इसका मतलब जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, या तो वो 3 भरेगा या 2 भरेगा। बिजनेस की इनकम है तो 3 भर देगा, और बिजनेस की इनकम नहीं है तो 2 भर देगा। 50 लाख से कम है या तो वो 1 भरेगा या 4 भरेगा। 50 लाख से कम है या तो 1 भरेगा या 4 भरेगा। बिजनेस की इनकम है तो 4 भर दो, और अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो 1 भर दो। बस ये बात होती है। वैसे इतना डेप्थ में आपको जाएंगे। और इसका नाम क्या है दूसरा? इसे बोला जाता है सुगम। तो ITR 1 को क्या बोला गया था? सहज। और 4 को क्या बोला जाता है? सुगम। हाँ, LLP का ही हुआ है ना, दूसरा वो है फॉर्म। इसके अंदर आप इंडिविजुअल, आपका HUF, पार्टनरशिप फॉर्म इसमें आ जाती है, लेकिन LLP नहीं आती। देखिए अब इसमें 5 कौन आएगा? 5 हैगा कहीं को? 4 के बारे में ITR 5, ITR 5 कौन भरेगा? कोई फर्म, कोई LLP। जैसे फर्म में LLP आ जाती है, अब LLP इसमें आ गई है। AOP, BOI, जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, वो सब किस में भरेंगे? 5 को भरेंगे। अगर कंपनी हो तो क्या भर दो? 6। अगर आपके पास कंपनी है तो क्या भर दे? 6 भर दीजिए।
और इसके अलावा अगर आप फोन खोल कर बैठे हैं, अगर आप ये है ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप हॉस्पिटल है, तो क्या भर दीजिए 7 भर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बात मतलब पढ़ ली अपने, सब ज्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ तक देखा तुमने? सुगम किस माता है, तो सुगम का नाम क्या है 4। आगे चलो, अब नेट के बाद में देखेंगे, पहले टीचर बीचर को निपटाते हैं। गत वर्ष का क्या है, यानी कि प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? सीधी सी बात, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष को गत वर्ष नहीं कहा जाता, वित्तीय वर्ष बोला जाता है असेसमेंट ईयर। कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष तो कुछ होता ही नहीं है, एक जनवरी से 12 दिसंबर कुछ नहीं माना जाता। हिसाबी वर्ष अकाउंटिंग ईयर होता है, तो जिसमें आप अकाउंट्स बनाते हैं। गढ़ कर निर्धारण से पहले वाला वर्ष, तो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाले साल को क्या बोलते हैं हम? प्रीवियस ईयर। ये भी टीजीटी है। एक व्यक्ति 15/11/2006 को स्थायी रूप से भारत से बाहर चला गया, तो 15/11/2006 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? याद करिए, अब इसने पूछा कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा। आप जानते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप जो भी कमाते हैं उसका टैक्स देते हैं अगले साल। ये बंदा किस समय की बात कर रहा है? 15/11/2006 की बात कर रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक की बात कर रहा है वो। तो इसका मतलब 6 और 7 में उसने कमाया, तो टैक्स नॉर्मली कब दे देना चाहिए? असेसमेंट ईयर 7 और 8 में। लेकिन क्या वो 7 8 में देगा? याद हो, अगर एक बात बताई थी कि 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें क्या होता है कि आपने अगर उस साल कमाया गत वर्ष में, तो गत वर्ष में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मल नियम है कि इस साल कमाओ, अगले साल टैक्स दो। लेकिन 5 दशाएं ऐसी हैं जिनमें आप इस बार कमाएंगे और टैक्स इससे में देकर जाना पड़ेगा, अगले साल का हम वेट नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या क्या थी 5 कंडीशन? पहले तो आप क्या है, आप शिपिंग बिजनेस में है, और शिपिंग बिजनेस में क्या करते हैं? क्रू पर काम करते हैं, और एक अनिवासी है, एनआरआई है। तो नॉर्मल से आपका क्या भरोसा करेगा अगली बार आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि तो हो एनआरआई, ऊपर से शिपिंग बिजनेस में काम करते हो, आपका आने आना जाना बाहर का है, तो हम आपसे क्या कहेंगे? इस साल कमाया, इसी साल टैक्स दे दो, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्या था? एओपी बीओआई। एओपी बीओआई, अगर कोई पर्टिकुलर चीज फर्म या कोई भी चीज अपने पर्टिकुलर काम के लिए बनाई थी, वो पर्टिकुलर काम क्या हो गया है? पूरा हो गया है, तो जिस साल पूरा होगा उसी साल आप मुझे कह दीजिए टैक्स, क्योंकि आपकी फर्म क्या हो रही है? अब बंद हो रही है, तो मैं कैसे वेट करूंगा आपके अगले साल का? ठीक है। अगर कोई कंपनी क्या है अपना काम डिसकंटिन्यू कर रही है, काम को बंद कर रही है कुछ समय के लिए, तो कंपनी आईटीआर डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आप टैक्स दे दो। लेकिन अगर आप उन्हें विश्वास दिला दें कि मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट करूंगा मैं अगले साल, कोई दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट आईटीआर आपको रिलैक्स दे सकता है कि कोई नहीं, अगली बार जमा कर देना। एक यही कंडीशन ऐसी है जिसमें आईटीआर डिपार्टमेंट के हेड को मतलब कमिश्नर को क्या है, परमिशन है कि वो उसे मौका दे सकता है अगले साल का, बाकी किसी में अगले साल का मौका नहीं दिया जाता। कितनी कंडीशन हो गई? शिपिंग बिजनेस वाली, एओपी बीओबीआई जो बंद हो जाएगा उसकी बात हो गई थी। इसके बाद बिजनेस कंटिन्यू हो गया उसकी बात हो गई है। इसके बाद एक कंडीशन ये है कि आप क्या है, अब भारत छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो क्या कहा जाता है आपसे कि भैया ऐसा करो, आप जा रहे हो तो जाओ, बट अपना टैक्स में देकर जाओ। वो बात अलग, आप आ जाओगे बाद में हमें, लेकिन हम डाउट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हो भारत, हमको लग रहा है आप आओगे नहीं वापस कभी, और यहाँ तो लिखा भी है परमानेंट छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या है कि जब अपने कंपनी को बंद ही कर दियो, फर्म वाला फर्मों को बंद ही कर दियो, आप बंद ही कर देते हो तो भी टैक्स हम आपको उसी समय ले लेंगे। डिसकंटिन्यू एक अलग चीज है, बंद कर देना एक अलग चीज, शट डाउन ही कर देना। ठीक, चलिए, कुल मिलाकर भारत के बाहर आप जा रहे हैं छोड़कर, तो टैक्स कभी देके जाना पड़ेगा? अभी देके जाना पड़ेगा। तो एक बात है 6-7 में कमाया, और 6-7 में हम आपसे क्या ले लेंगे? टैक्स ले लेंगे। वैसे ना नॉर्मली अगर ये बात ना बोलता ना, ये अगर ये लाइन ना बोलता, एक व्यक्ति ने 15/11 को कमाया, तो बताओ 15/11/2006 की आय पर कब टैक्स लगेगा? तो हम कहते 7-8 में लगेगा, लेकिन वो छोड़ के जा रहा है, उसी साल ले लूंगा टैक्स से। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं, वैसे बता दोगे? देखिए वही डायरेक्ट टैक्स, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है? संपत्ति कर अभी बताया था, वेल्थ टैक्स अभी दो, टैक्स मतलब डायरेक्ट दो। इनकम टैक्स आय पर कर, इनकम टैक्स अभी मतलब आज क्या करेंगे? डायरेक्ट दो। क्या है? व्यय पर कर, व्यय पर कर भी क्या होता है कि जितना खर्चा करो उस पर टैक्स मुझे अभी दो,
खर्चे पर टैक्स लगता था पहले, अब खर्चे पर नहीं, अब तो आय पर टैक्स लगता है। पहले खर्चे पर, पहले आप कितना खर्च करते हो उसके ऊपर भी टैक्स ले लेते हो, लेकिन अब खर्चे पर टैक्स नहीं, सिर्फ किस पर टैक्स है, इनकम। आप उसे कैसे खर्च करते हो उसको कोई मतलब नहीं है। और मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फिल्म देखने गए और उसमें टिकट में क्या लगा दिया उसने, पैसा लगा दिया एंटरटेनमेंट का। गेम खेलते हो, गेमिंग डिपार्टमेंट, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब जो एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं उन पर क्या लगा लेते हैं वो टिकटों में, एंटरटेनमेंट टैक्स जोड़ के ले लेते हैं हमसे। तो ये इनडायरेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्यों टिकट में जोड़ के ले रहा है वो मुझसे। हाँ, ये पहला खर्च अब नहीं लगता, पहले लगता था। गवर्नमेंट कहती थी कि आपने इतना खर्चा करा है तो इस खर्चे में मुझे टैक्स दो, डायरेक्ट होता था। क्योंकि आप किसी पे शिफ्ट थोड़ी करोगे, खर्चा आपने करा तो आपसे तो टैक्स लूंगा, आप किसी और थोड़ा, आप किस पर डालोगे, देना पड़ेगा आपको, और ऐसे शिफ्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन अब होता ही नहीं, अब तो इनकम पे टैक्स लगता है, आय पर टैक्स, व्यय पर टैक्स नहीं लगता, इनकम पे टैक्स लगता है। आय शब्द में किस प्राप्ति को शामिल किया जाता है, लीगल, इलीगल, दोनों या नन ऑफ दीज। आपने बताया था इनकम में दोनों शामिल होते हैं, चाहे आप कैसे पैसे कमाओ, चोरी चकारी करो चाहे सही तरीके से कमाओ, टैक्स तो हम आपसे लेंगे। वो वाला अलग है कि आपने अवैधानिक कमाया है तो सजा मिलेगी, लेकिन जो सजा देगा उनका काम अलग है, हमारा काम सिर्फ टैक्स लेने का, हम तो टैक्स लेकर चल देंगे। सर्वप्रथम भारत में टैक्स कब लगा, लेकिन वो भी कब, देखो अगर सिर्फ सर्वप्रथम बोलता तो 1960 में लगा था पहली बार टैक्स, 1860 में, 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो था हमारा, फ्रीडम मूवमेंट जो था, हाँ 1807 में पहली बार लगा था। लेकिन वो पहली बार नहीं पूछ रहा, स्वतंत्र भारत में पहली बार पूछ रहा है। अब स्वतंत्र भारत में पहली बार कब लगा था भाई, याद करिए 1947 में क्या हुआ था देश, अब 1947 में क्या हुआ था, अब एक निपटा दो ना पहले। 1947 में क्या हुआ था देश आजाद, हमारा टैक्स 1922 में भी था, 1939 में भी था, लेकिन इससे पहले देश तो आजाद नहीं हुआ था। इसके बाद डायरेक्ट कब आया था, 1947 के बाद, इसके बाद आया था सीधा 1961 में। और ये वो मेरा मेन एक्ट जो आज तक चल रहा है, रिवाइज तो हुआ है कई बार, बल्कि चलिए इसी के साथ रहा है। तो कह रहा है स्वतंत्र भारत में कब लगा, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम कब बना था, 1960, ठीक है, बना 61 में और लागू हुआ, ठीक है, चलिए करिए, बना 61 में, लागू हुआ 25 इनको पढ़िए तरह, ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन्हें पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़िए क्या लिखा, चलिए शुरू करें, सुनिए, अरे चलो सुनो क्या लिखा है, करंट देखिए असेसमेंट से जस्ट पहले 31 मार्च, जस्ट उससे पहले 31 मार्च में खत्म होगा, बोलते हैं क्या, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। अब क्या लिखा है, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक, सुपर सीनियर सिटीजन, अगर सिर्फ सीनियर सिटीजन बोलता तो 60 होता, और सुपर सीनियर सिटीजन बोला है तो 80 हो गया। कई बार आता, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी में क्या हुआ, यही क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलत कर देते कई बार, क्या वरिष्ठ नागरिक तो ध्यान दे दिया, अति पे ध्यान नहीं गया, जल्दबाजी में 60 पर टिक कर दिया, आंसर गलत हो गया। तो पूरा एक बार क्वेश्चन को, टाइम इतना होता है कि आप आराम से पेपर पढ़ोगे तो भी कर दोगे। अब आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्ति में सम्मिलित किया, छोड़ा अभी तो पढ़ा था यार, बार बार क्या देखें, स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम अभी पढ़ा था, आयकर की दर निर्धारित की जाती है, हाँ देखो नॉर्मली जो आयकर की जो रेट होती है वो कौन तय करता है, जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट जो होता है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट वो करता है। लेकिन देखा जाए तो संशोधन करने का काम कि किस पे कितना फ्री कर देंगे, कितना छोड़ देंगे, ये काम कौन बताता है, फाइनेंस एक्ट, हर साल जो फाइनेंस एक्ट लगता है, याद करो दरों में चेंज करने का काम कौन करता है,
फाइनेंस एक्ट में करता है। लेकिन कह रहा आयकर की दर निर्धारित करने का काम कौन करेगा? करेगा सीबीडीटी ही। वित्त मंत्रालय काम दे दिया ना सीबीडीटी को। अच्छा गलत लिख लो भाई, वित्त मंत्रालय खुद नहीं उतरेगा बीच में। अब निर्मला सीतारमण थोड़ी ना उतर कर बताएगी इनका क्या करो। ये काम किसको दे दिया हमने? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। हमने प्रत्यक्ष कर लिया, अलग से बोर्ड बना रखा है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसका काम होता है ये। वो सीबीआईसी आज के टाइम में जो अप्रत्यक्ष है वो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। एक्साइज पहले इनडायरेक्ट ना शुरू होगा, एक्साइज जोड़ा जाता था। भारत में सब देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले टैक्स किसने लगाया भारत में? 1860 सन 1860 की बात, सर जेम्स विल्सन। ये वो बंदा था जिसने क्या कहा था, टैक्स लगवाया था। क्यों लगवाया था? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें काफी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा भाई अब तुमने इतना नुकसान तो कर दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अब जनता से भरपाई कर लेंगे हम यहाँ से। तो 1857 की क्रांति हुई, 1860 में पहली बार लगाया गया। तो लगाने वाला था सर जेम्स विल्सन। ये रहा, ये रहा जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा। ये सर जेम्स और जेम्स विल्सन दोनों में कंफ्यूजन हो जाना, कभी जल्दबाजी मेरी, कई बार मेरी तरह गलती कर दो। मैंने भी सर जेम्स देखा, मैंने इसे हाँ कर दिया, विल्सन नहीं देखा मैंने भी। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। भाई आयकर किस व्यक्ति पर लगाया जाता है नॉर्मली? चलिए छोड़ो, लिखा है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त हो। वहां दिखा ठीक, अब ठीक है। वहां भी तो पता चलना चाहिए, ऑप्शन तो दिखे ना, आंसर तो दिखे, आंसर वहां क्वेश्चन ऑप्शन में ना दिखे। आयकर अधिनियम किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है? मैं जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम हो। यार जब तुम्हारी इनकम कर मुक्त सीमा से कम है, एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो टैक्स में लगाएंगे वहां पे। किन जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है। अगर आपकी इनकम कर मुक्त सीमा से अधिक हो गई, एग्जाम्पशन लिमिट से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो आपसे टैक्स लेंगे। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 1 लाख वाली बात, 10,000 वाली बात कहां से आ गई? 1 लाख 1 लाख का कोई मतलब नहीं, एग्जाम्पशन लिमिट से कम है या, बस ये देखो 2.5 लाख से ज्यादा है टैक्स दे दो, सीनियर हो तो 3 लाख से ज्यादा पर टैक्स दे दो, सुपर सीनियर हो तो 5 लाख से 5 लाख से ज्यादा पर टैक्स दे दो, फर्म हो तो पूरा टैक्स दो, आपको छूट ही नहीं है कोई भी। बीओपी हो, एओआई हो तो वही नियम काम करता है। कौन सा 2.5 लाख से ज्यादा वाला, उसमें सुपर सीनियर वीनियर नहीं होता, एचयूएफ में। एनआरआई हो, अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दो, इसे याद आ गया, वह क्या हो गया, एक छोटा सा आंसर बताइए। एक एनआरआई है जिसकी एज 67 ईयर है। अब बताइए इसके लिए एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख वाली है, 3 लाख वाली है, या 5 लाख वाली है? 67 ईयर वैसा होता है सीनियर सिटीजन, 60 साल से ज्यादा वाले सीनियर सिटीजन होते हैं, 60 साल या 60 साल से ज्यादा। और 60 साल वालों के लिए लिमिट क्या रखी गई है? 3 लाख। बट दिक्कत ये कि ये कौन है? एनआरआई है ये, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, 2.5 लाख वाले में शामिल कर लिया जाएगा। इनके लिए वो कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ये बात हमने ध्यान नहीं दी ना तक। कुछ बालक क्या होता है, कई बार से पढ़ भाई ये ध्यान नहीं देते कि एनआरआई के लिए अलग ही सिस्टम है। सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट, यह शब्द ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्या निवासी भारतीय, याद रखें बात, निवासी भारतीय जो होता है, इंडिविजुअल रेजिडेंट जो होता है, उसके लिए ये तीनों शर्तें होती हैं, 60 साल से ज्यादा, 60 साल से कम, ऐसा कुछ। लेकिन बाकी जो भी है तुम्हारे एओपी, बीओआई, और ये तुम्हारा ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो लोकल अथॉरिटी है, जो क्या तुम्हारा ये वो है, क्या बोला था इसको, एचयूएफ या एनआरआई, इन सब के लिए क्या है, सबके लिए फिक्स 2.5 लाख वाला नियम। इनको 80 साल 80 साल वाला मैटर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, गत वर्ष से तात्पर्य तो बता दिया, अभी हो चुका। आयकर अधिनियम किस धारा में करदाता को, करदाता की बात हुई अब की बात, असेसी 27, असेसी किस में आता है, करदाता 27 में, और व्यक्ति किस में आता है, पर्सन 231 में भी पढ़ा था हमने। आयकर अधिनियम 1961 लागू कब से होते हुए पढ़ा था, 1 अप्रैल 1962। वित्तीय वर्ष 2004-5 का ये क्वेश्चन आता है, बताओ पिछली बार यही क्वेश्चन दिखा था मुझे लग रहा है, और कई बार आया है, यही नहीं याद करो, पिछले साल भी पूछा था कर निर्धारण वर्ष से, एक असेसमेंट गत वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पीएचडी में पूछा था, वही प्रीवियस ईयर असेसमेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन ये ज्यादा मिलता है मुझे असेसमेंट ईयर। क्या लिखा है भाई, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2004-5 का गत कर निर्धारण वर्ष,
ये सिंपल सी चीज है। 4-5 में कमा रहे तो टैक्स कर दोगे हम आपको, अगले साल 5 बात खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि कर निर्धारण पूछा ना, गत वर्ष पूछता तो पिछले वाला बता देता हूँ। आयकर एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। उपकर, उपकर मतलब सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है याद हो, सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स होता है सरचार्ज। किसी भी कर पर अधिकार, अधिभार, विलास की वस्तुओं पर एक अधिभार, आगम प्राप्त करने की एक अस्थायी व्यवस्था और उपयोग में कोई नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है, 12 से चूज करो। किसी भी टैक्स पर अधिभार मतलब उसके ऊपर आएगा समझ, तो टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो कर पे भी टैक्स लगता है, वो है ये विलासिता वाली बात, आगम प्राप्ति वाली बात कहां से आ गई, पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा हमने कभी, ये कुछ नया सा लगा तो छोड़ ही देख रहे हैं। आयकर की दर निर्धारण, फिर वही बात आ गई यार। आयकर क्या है, डायरेक्ट अभी पढ़ा। निम्नलिखित कौन सा भारत सरकार की आय पर सबसे बड़ा, इन गवर्नमेंट की, देखो भारत सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कौन है आज के टाइम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है या स्पेशल टैक्स है। अब ये काम ना करें, ये क्वेश्चन कब का है, ये जब की बात है, जब कौन होता था टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा रोल निभाता था, इनडायरेक्ट टैक्स कम। आज के कुछ सालों से जब से जीएसटी आया है, तब से गवर्नमेंट के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स कौन है आज के टाइम में, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ रट्टा मत मान लेना, ये गलत हो चुका है अब, क्योंकि आज के हिसाब से बात करूं मैं, जीएसटी सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है। और अभी पिछले वाले की बात करें है, आज के टाइम में पिछले साल की बताएं, 1 रुपए में 15 पैसे कहां से आए थे, जीएसटी से, और 1 रुपए में 14 पैसे कहां से आए थे, इनकम टैक्स से। यानी कि सोर्स सबसे बड़ा कौन हुआ, जीएसटी, वो ज्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, जीएसटी ज्यादा पैसे देता है इसके आज के टाइम में। आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित, फिर वही बात, करदाता 27, करदाता बोले, अच्छा सी 27, थोड़ी देर बाद रट ही जाएगा ये अपने आप ही। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ क्या है, मतलब पर्सन किसे मानू, व्यक्ति को पर्सन माना जाएगा, माना जाता है, इंडिविजुअल को पर्सन ही माना जाता है, एचयूएफ को माना जाता है, फर्म को माना जाता है, सारों को माना जाता है। गत वर्ष का नियम जिस पे लागू नहीं होता, देखो आगे बात वही, किस पे लागू नहीं होगा, देखिए हाँ ये आ गया, व्यवसाय बंद कर रहे हो, बंद कर रहे हो मतलब कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हो, आपने टैक्स बचाने के लिए कोई संपत्ति ट्रांसफर कर दी किसी के नाम पर, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग लेगी। अगर आप गैर निवासी हैं मतलब एनआरआई और जिस काम करते हो, जहाज पर काम करते हो, तो भी गवर्नमेंट आपसे उसी साल टैक्स मांग लेगी। और समय फाइनली ये 5 पॉइंट हमारे हुए, 3 तो ये और 2 कौन से बचे, एक जो भारत छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, और एक कौन सा बचा था हमारा, जो एओपी बीवाई जो किसी पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए किसी टाइम के लिए बनी और वो बंद हो जाए, तब उसे टैक्स देना पड़ जाता है। ये 5 कंडीशन, जिसमें क्या होता है, इस साल का टैक्स इसी साल दो। कर बचाने हेतु संपत्ति हस्तांतरण, आपने टैक्स को बचाने के चक्कर में अपनी संपत्ति किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दी, और सरकार ने इस पर ध्यान दे लिया, लोग इसकी हर साल की आदत खराब है इसकी, लेबर जब देखा टैक्स के टाइम पे संपत्ति दूसरे के नाम पर कर दे, थोड़े दिन बाद फिर खरीद ले। जैसे मान लो टैक्स पे क्या होता है, इंटरेस्ट पे टैक्स लिया जाता है नॉर्मली, सिक्योरिटी अगर आपने कोई परचेज कर रखी है तो गवर्नमेंट टैक्स मांगती है कब, जिस साल इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट देखेगी उस दिन किसके पास है और टैक्स उससे ले लेगी, है तो रूल के तहत। लेकिन ये कर बचाव है, इसे कर बचाने का तरीका इस्तेमाल करते हैं लोग। कर बचाव में गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलेगा लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वो बैक डेट से क्या करती है, नियम लागू करती है, इस डेट से इस डेट तक जितने ऐसा कांड करा हो वो सारा पैसा इकट्ठा जमा कर दो हमारे पास। जेल तो नहीं कर सकती वो आपको, क्योंकि गैर कानूनी नहीं था, लेकिन पैसा वसूल तो कर सकती है किसी तरीके से पुराने बैक डेट से टैक्स लगाकर। चलिए हम आगे, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना। कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है भाई, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, ये जंगली घास की बिक्री कहां से आ गई भाई, जंगली घास की जो वो है जंगली का, इसे आपने तो नहीं उगाया, तो नॉन एग्रीकल्चर है। इनकम फ्रॉम फिशरी, मत्स्य पालन, मछली पालने की वो भी इनकम, मछली पानी डेटे को पैदा करूंगे। रॉयल्टी, ये भी क्या होती है, ये तीनों के तीनों नॉन एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसमें खेती बाड़ी से कोई संबंधित काम आपने नहीं करा, तो 3 डी आंसर सही हो गया।
देखो सारे नाम लिखे हैं बस इसमें, कृषि भूमि का बकाये पे किराया। देखो इसको फिर चलो बता देते हैं, अब सामने आया है तो वैसे पढ़ने का काम उसमें लिखा हुआ है सारी। देखिए अगर आपको कृषि भूमि का किराया मिलता है तो एग्रीकल्चर है, लेकिन उस किराए पर क्या मिलता है, ब्याज, तो वो नॉन एग्रीकल्चर होता है। मुर्गी पाल रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर। मछली पाल रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर। खान रॉयल्टी ले रहे हो, माइनिंग रॉयल्टी, नॉन एग्रीकल्चर। जंगली घास बेच रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर। मक्खन या पनीर की बिक्री कर रहे हो, ये कहाँ से आ गया मक्खन में बेवरी, कुल मिलाकर भैंस वैंस पालने की बात कर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। यहाँ डेयरी प्रोडक्ट है। समुद्री जल से भूमि में पानी भरकर उत्पादित नमक से आया, कहाँ से खेती बाड़ी आ रही है। ईंट बनाने के लिए रॉयल्टी मिली, नॉन एग्रीकल्चर। खड़ी फसल को खरीद लिया, तो जिसने काम करा उसको दो, तुम तो तुम्हारा काम तो बिजनेस है, उसे खरीदो बेचो, उसे खरीदो बेचो, नॉन एग्रीकल्चर। तालाब में सिंगाड़ा उगाने से, सिंगाड़ा उगाने से, वैसे इसमें ऐसी कोई इनकम थी नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पता नहीं कहाँ से लिखी है इसमें। भाई इसमें होता है एग्रीकल्चर काम तो कर रहा बेचारा, मिट्टी नहीं खोद रहा ना, कल्टीवेशन कम। काम नहीं हुआ इसमें। डेयरी फार्म, नॉन एग्रीकल्चर। जमीन की मिट्टी के बचने से आए, बेचने से आए, नॉन एग्रीकल्चर। किसी फर्म के मैनेजर को क्या मिली हो, सैलरी मिली हो, नॉन एग्रीकल्चर। अगर किसी एग्रीकल्चर कंपनी का अपने शेयर खरीद रखे हैं, उस पर डिविडेंड मिला हुआ हो, नॉन एग्रीकल्चर। ये सब नॉन एग्रीकल्चर में आते हैं। मक्खन पनीर डेयरी प्रोडक्ट है ना, जमीन से कैसे होगा मक्खन पनीर। भाई एक बात है, मक्खन पनीर अब धरती में से कैसे हुआ है, खेती बाड़ी नहीं आती ना इसमें मक्खन पनीर में, वो तो आए बात। मक्खन पनीर में तो भाई ये बात है, मक्खन पनीर तो आप अपने घर में घास अपने घर में खड़ी करके बांध लोगे भैंस, और जितना काटना काटो। चलिए सुनिए एक मिनट, एग्रीकल्चर इनकम। अब पूछा एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है, वो था नॉन एग्रीकल्चर में क्या था, एग्रीकल्चर में क्या था। एग्रीकल्चर इनकम में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, हाँ भाई अपनी फसल बेच रहे हो तो इनकम की सैलरी। इनकम फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेलेबल, अपने माल को आप सेल करने के लायक बना रहे हो, एग्रीकल्चर, तो भी इनकम एग्रीकल्चर की है। गार्डनिंग, बागवानी, ये भी किस में आती है, एग्रीकल्चर में आती है। बागवानी मतलब वो नर्सरी वर्सरी खोल लेते हैं बहुत से लोग, वो भी किस में आती है, एग्रीकल्चर में आती है। ये लिखा है कहीं सर, देखो भूमि से प्राप्त कराया, एग्रीकल्चर। कृषि भूमि पर खेती करी, एग्रीकल्चर। कृषि उपज को बिक्री लायक बनाया, एग्रीकल्चर। कृषि उपज को बेचा, एग्रीकल्चर। कृषि भवन से इनकम हुई, कृषि भवन कौन सा वाला भवन, जो आपकी मशीन मतलब मशीन आपकी जमीन से जस्ट सटा हुआ मकान हो, उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर। हाँ लेकिन अगर अलग होता तो नॉन एग्रीकल्चर। तूफान से नष्ट हुई फसल के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति, एग्रीकल्चर। यहाँ इसमें गलती कर जाते हैं कई बार हम। हुआ क्या, आपकी कई बार फसल नष्ट हो जाती है, और ऐसे इनकम टैक्स मतलब इनकी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको क्या मिला, सरकार की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्या मिल गया, सरकार सूखा पड़ने पे देती है, सरकार या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको फसल के लिए क्षतिपूर्ति मिल गई, कंपनसेशन मिल गया, तो वो भी आपकी क्या मानी जाती है, एग्रीकल्चर, क्योंकि वो मिला ही आपको किस लिए है, आपकी जो इनकम खेती बाड़ी की बात काम कर रहा था उसके लिए, कोई फ्री में तो उस पर टैक्स नहीं लगता ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं हर बार, कुछ कंडीशन है जिन्होंने ले लेगी। फूल पौधे लतिकाएं, मतलब नर्सरी की बात कर रहा हूँ, नर्सरी किस में आती है, एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, आप अपनी जमीन को बेच रहे हो, सिंपल बात, एग्रीकल्चर थोड़ी ना हो जाएगा, खेती थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, नॉन एग्रीकल्चर होगी, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम तो है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर। और खेती बाड़ी की जमीन अगर बेची जाती है, यहाँ से लिखा है भूमि के विक्रय से, सिर्फ जमीन के विक्रय से, तो कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगा। खेती की भूमि है तो टैक्स फ्री होती है, एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन होती है वो कैपिटल गेन के अंदर ही है, कैपिटल गेन में जाती है लेकिन एग्जाम्प्ट हो जाती है। आगे ये नेट की बात सुनिए, क्या है वैसे, आय कर अधीन के अंदर निम्नलिखित कौन सी कृषि आय है, बता देगा कृषि आय। देखिए इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, भाई आपने जमीन में कुछ सामान रख रहे हो एग्रीकल्चर का, अगर वो जमीन लगी हुई होती तो एग्रीकल्चर होती, लेकिन ऐसे नहीं होनी जाएगी। डिविडेंड मिला, मैंने बताया था डिविडेंड मिलता तो एग्रीकल्चर नहीं होता। डेरी वेरी एग्रीकल्चर नहीं होता। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांट ट्रीज, हाँ प्लांट को आप लगा रहे हैं और उससे इनकम हो रही है, ठीक है ना, पुनः लगाए गए पौधे, जहां वन की खाली जगह में पौधे पुनः उगाए लगाए गए, आप खुद काम कर रहे हो तो क्या है, एग्रीकल्चर है। चाय उगाने की बात कर रहा हूँ, चाय में 60-40 याद आया, चाय में पूछा 60-40, एग्रीकल्चर वाली ये है और नॉन एग्रीकल्चर
ये अगर किसी में पूछे रबड़ में तो 65 35, अगर किसी में पूछे कॉफी में तो कितना होता है 75 25। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा काम भी क्या करते हो, एक्स्ट्रा काम भी करते हो, एक्स्ट्रा मतलब ग्राइंड करना, पीसना, रोस्ट करना, सब कुछ कर कर पैक करना, तो फिर हो जाता है 60 और 40। ठीक है, हमसे टी के बारे में पूछा तो टी एग्रीकल्चर इतनी और नॉन एग्रीकल्चर, अब जरा पढ़ लो पूछा क्या है उसने मुझसे। कह रहा है द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना आंसर होगा 60। अगर मैं पूछता बिजनेस इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो बताता 40। आगे हाँ, ये मुझको करने वाला क्वेश्चन ये कहाँ से आ गया इसमें, नेट का है सर। नहीं फिर भी इसमें कहाँ से आ गया ये, टैक्स पे ये बीच में से डाले हुए हैं। एग्रीकल्चर में कहाँ से घुसे, मैं कह रहा हूँ। ये बीच से डाल दिए हैं। देखिए भाई क्या पूछ रहा है वो, ग्रोस एनुअल वैल्यू, याद है ग्रोस एनुअल वैल्यू में क्या था, ग्रोस एनुअल वैल्यू में क्या देखते हैं हम, पहले हम देखते हैं फेयर में और म्यूनिसिपल में कौन ज्यादा है। चलो इसमें देखो, देखो ये क्या है, ये फेयर है 75 और म्यूनिसिपल कितनी है 60, पहले दोनों में ज्यादा कौन है 75, फिर उसमें और स्टैंडर्ड में कम कौन सा है, स्टैंडर्ड है 72, इन दोनों में कम कौन सा है 72, और इस 72,000 को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोल जाता है एस्टिमेटेड रेंट या एस्टिमेटेड वैल्यू, संभावित किराया। फिर इसमें और एक्चुअल में ज्यादा कौन है, इन दोनों में ज्यादा कौन है 72, तो मेरा क्या होगा आंसर। उस दिन आए थे टैक्स वाले दिन, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों में ज्यादा कौन है पहले ये देखा जाता है, तो इसमें और इसमें ज्यादा कौन है पहले वो देखा जाता है 75, फिर जो आया उसमें इन दोनों में जो ज्यादा था उसमें, और स्टैंडर्ड रेंट में कम कौन सा है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा क्रैप नहीं लगाएंगे, तो उससे और इससे कम कौन सा है, ये 72 या 75 72, और जो निकल आता है सब उड़ जाता है एस्टिमेटेड रेंट। अब इस एस्टिमेटेड में क्योंकि पेपर में कई बार क्या लिख के देता है वो, सीधा एस्टिमेटेड लिख के दे देगा आपको, पेपर में सीधा संभावित किराया ही दे देगा, तो यानी कि सीधा कौन सा वाली स्टेज दे देगा, ये वाली। अगर अब देखो एस्टिमेटेड रेंट और एक्चुअल में ज्यादा कौन है, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है 72, वो मेरा क्या माना जाएगा GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन बाई चांस अगर ये 63,000 रुपए घर के खाली रहने के कारण होता तो फिर मैं 63 को अपना आंसर मान लेता। बाई चांस ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपका किराया कितने था, आपका किराया था 7,000 रुपए, और किराया आपने कितने घर कितने समय के लिए किराया पे दिया था, सिर्फ 9 महीने के लिए, तो भाई 63 9 महीने का 7,000 रुपए के हिसाब से किराया कितना बनता है 63,000, और जबकि एस्टिमेटेड कितना है, वैसे तो नियम ये कि दोनों में जो ज्यादा हो वो आंसर माना जाएगा, ये ज्यादा तो इसे मान लो और ये ज्यादा तो इसे मान लो। लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट सिर्फ इस कारण कम हुआ है, किस कारण से, सिर्फ घर खाली रहा था, खुद से लगाओ हिसाब, अगर ये घर खाली ना होता तो कितने महीने का किराया मिलता आपको, पूरे 12 महीने का, 12 महीने का किराया 7,000 रुपए के हिसाब से समझिए लो पहले, 12 महीने का किराया 7,000 रुपए के हिसाब से कितना होता है, अब बताइए, देख लो पहले बाद में छाप लियो, 12 महीने का 7,000 रुपए के हिसाब से कितना है, जबकि ये कितना था सिर्फ 72, आंसर क्या आना चाहिए था 84, लेकिन सिर्फ कम आया इस वजह से कि मकान क्या था खाली था 3 महीने, इस केस में 63 को ही क्या माना जाता है GAV, और ये बात उसमें आपके नोट्स में है भी, डाली भी थी नोट्स में, दिखाया था, पढ़ाया भी था उस दिन, बताई जा चुकी है। टैक्स उस दिन खत्म करवाया था जिस दिन ये 2 लोग आए थे, बस सिंपल कोई नहीं, बस ये 2 लोग आए थे, वीडियो डाला भी था बना के, लेकिन देखियो तब तो, हाँ तो बस तो मत देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो बनाने का फायदा क्या हो रहा है फिर तुम्हारे,
लास्ट में रिलीज करूंगी तब मजबूरी में देखूंगी पर देखूंगी और फिर पता क्या चलेगा कौन सी देखनी कौन सी नहीं देखनी है, सबसे बड़ी बात। फिर उस चक्कर में क्या करोगे, बहुत सी वीडियो ऐसी देख लोगे जिसकी जरूरत नहीं थी, पढ़ चुके थे, और कुछ छोड़ दोगे जो पता चली पढ़नी थी वो छोड़ दी। चलिए कुल मिलाकर यहाँ तक बात होगी। अभी के केस में आंसर मेरा कितना है, 72 है, बस बात इतनी है। देखो कैलकुलेशन वैसे दिखा रखी उन्होंने थोड़ी सी। चलिए नेट का है, छोड़िए बात। इसके बारे में बताइए, एग्रीकल्चर इनकम किस बात की है? 10-1 थोड़ा और बदल जाएगा, एक चैप्टर और निकल जाए। चलो भी करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम किस मारी है? 10-1 में। एग्रीकल्चर में 10-1 में अभी पढ़ा था आपने। एग्रीकल्चर में 10-1 में 10 में तो सारी इनकम आ जाती है जो एग्जेम्प्ट हो, ध्यान रखना। एग्जेम्प्ट इनकम किस में आती है? एग्जेम्प्ट इनकम आती है 10 में, इसके अंदर सारी इनकम आ जाती है एग्जेम्प्ट। 10-1, 10-2, 10-2A, 10-3, 10-5, 10 इस तरीके से। भाग 6 में किसके बारे में बताया हुआ है? रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। और भाग 15 कौन सा? 15 से 17 सैलरी है। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न से कौन सी कृषि आय है? बता दूंगा यार, पशुपालन से आए, चारागाह से आए, मुर्गी पालन से आए, कृषि भूमि से प्राप्त कराया। एग्रीकल्चर को कौन सी है? कृषि भूमि से प्राप्त कराया। एग्रीकल्चर से मिलता है, ये आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त, देखो अब लिखा है कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त। देखिए वैसे तो नॉर्मल बात मैंने कहा था एग्जेम्प्ट होती है भाई, अगर आप कृषि भूमि देखते हो तो क्या होती है आपकी इनकम? एग्जेम्प्ट होती है। इनकम नहीं मानोगे ना आप उसे, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा आपको? जब उपरोक्त में से कोई नहीं दिया उपरोक्त में कोई नहीं, तो एग्जेम्प्ट से मानो ना फिर। एग्रीकल्चर इनकम बेचने पर हुआ लाभ आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। लाभ हो या ना हो इनकम में होती है। अब बेचोगे फ्री में, घाटे में बेचोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मान लेते, अगर ऑप्शन ही ना होता उपरोक्त में से कोई नहीं तो मैं इसके अंदर डाल के उसे एग्जाम्प्ट कर देता, बट एग्जाम्प्ट तो मैं फिर भी करता। सर मौर्य जी के भूमि के सामने बहुत सारे लावारिस जानवर रहते हैं, वहाँ गोबर की खाद को मौर्य जी स्टोर करके ले जाकर अपने खेत में रख लेते हैं और उसे बाद में सेल कर देते हैं, क्या वह आय मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी लेकिन एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी। अदर सोर्स में जाएगी, एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी। कृषि आय ये तो अभी हो चुका। इसमें बताइए, हाँ यहाँ थोड़ा सा देखने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है आपके एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम उसकी गैर कृषि आय में कब जोड़ी जाएगी? आपको याद हो आपकी इनकम को, आपकी एग्रीकल्चर इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। शर्त यह है कि पहली बात तो आपकी इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी इनकम 5,000 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपकी जो गैर कृषि आय है वो भी आपकी एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जोड़ जाएगा। तो करदाता की कृषि आय 5,000 से ज्यादा भी हो और आपकी गैर कृषि आय कर योग्य क्या है न्यूनतम सीमा से ज्यादा भी हो। अगर मान लीजिए मेरी इनकम तो है कितनी, एग्रीकल्चर इनकम 15,000, लेकिन मेरी जो नॉर्मल इनकम है वो सिर्फ 2 लाख है, तो भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में गलत हो जाना, मैं कहता हूँ अब बात यही थी, कई बार हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आराम से पहले पढ़िए, 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में चारों ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर लगाए कौन सा हो सकता है। सही ये भी है लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा जोड़ दी, अगर ये लाइन इसमें ना होती तो वो पहले वाली लाइन सही हो जाती। नहीं उतना तो देखो यार, ये तो इस प्रकार के एग्जाम में सर मुझसे अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं। पेपर में पढ़ूंगा कि इसका ये सही है, पेपर में चुटकी मारूंगा ये सही है, गोली बना दूंगा डी। ये सबकी समस्या बहुतों के साथ हुई। हाँ जी, कृषि भूमि से प्राप्त कराया, एग्रीकल्चर माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अगर कृषि भूमि से आपको किराया मिलता तो आपका एग्रीकल्चर है। हाँ, कृषि भूमि के मैनेजर को मिलने वाला वेतन एग्रीकल्चर नहीं होता। अच्छा कुछ पूछ रहा है उसके बारे में? मिलने वाला वेतन होता है पेशे से, उसके पेशे से आए, उसका कोई पेशा थोड़ी ना, जॉब कर रहा है बंदा, क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन, फिर 2 बार आगे का देखो, 3 और 6 दोनों में आया था वो। कृषि भूमि से प्राप्त कराया, अभी पढ़ा है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब बताइए कैसे करना, अभी करना है 5-10 मिनट गैप लेना है? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन है इसमें?
आइए जाएंगे अंदर चलने की हिम्मत नहीं होगा चलिए पराठा खाइए। नहीं पराठा ले आइए हम यहाँ बैठे सुकून से खाएंगे मजे यहाँ में पे सुविधा कैसे होगी? अरे वो प्लेट देगा ना वो प्लेट देगा ना कितना नीचे पूरा हो जाए देखो तो एक और लब है टाइम हो जाता है अच्छा उसके बाद कवर कर लेंगे ये वाला बचा पैर रखिए सर हाँ आप क्या कर रहे हैं सर? लब है आपकी अनुमति हो तो फिर आगे कार्यक्रम नहीं भाई मुझे वैसे देखो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं अगर गैप लेना है 10-15 मिनट का तो बात अलग है लेकिन आप तुम्हारे 10-15 मिनट गैप नहीं होगा सर, तब तो आधा घंटा मतलब 15 मिनट तो वहाँ से पैक करवाने में यहाँ पे आएगा। नहीं हो जाएगा या चाहिए पता चलेगा जितनी देर बात करेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं तो अगर समोसा ठंडा करना हो तो बताइए, जो भी करना हो बताइए जल्दी।